तो आप लोग गौर किए होंगे, क्या आप लोग पढ़ते भी होंगे अपने दोस्त में, तो क्या करते, पूछने लगते कि नारे याद कर रहे हैं, रट रहे हैं सब। जैसे मैं दयानंद सरस्वती की एक नारा है, वेदों की ओर लौट। तो इसकी गहराई में समझिए उन्होंने क्यों ऐसा बोला, कि बस वो क्या थे, बस मन में आया बोल दिए? नहीं, उसके पीछे कोई वजह रहा होगा, कोई परिस्थितियां काम कर रही होगी, तबे ने दयानंद सरस्वती ये बात रखे होंगे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर देखो। तो क्यों बोल रहे हैं? अगर उस बात को समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। कुछ भी कोई बोला है कथन, उसके पीछे कोई वजह हो, तो वजह क्या था, क्यों वो बोलना चाह रहे थे, अगर हम इस बात को समझाएं आपको, कि वेदों की ओर लौटो क्यों नारा दे, कि वेदों की ओर लौटो, वर्ड को समझिए, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। तो ये दयानंद सरस्वती क्यों कर रहे हैं, प्रश्न उठाइए, क्यों कहे उन्होंने, वजह क्या थी कि उन्होंने ऐसे बोल दिया वेदों की ओर लौटे? तो वेदों की ओर लौटे क्यों बोले, दो परिस्थितियों को हम समझते हैं। पहले की समाज कैसी थी, यानी प्राचीन विश्व में हम आपको ले जाएंगे, वहां समझाएंगे हम आपको कि प्राचीन विश्व में कैसे समाज थी, और उसके बाद हमारी समाज कैसी वर्ण व्यवस्था में जकड़ने लगी। दो अगर हम स्टेप में समझे इस बात को, कि प्राचीन विश्व में हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ऋग वैदिक काल। तो वैदिक काल यानी वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और आज हम वो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में आके कह रहे कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। तो वे 19वीं सदी में आके 1875 में वो बोल रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो। इस बात को समझिए, इस गहराई को समझिए, वो क्यों बोल रहे हैं, उस परिस्थितियों को समझिए। तो 19वीं सदी में आके वे कह रहे हैं कि वेदों की ओर। तो दोनों की परिस्थितियां समझिए, कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में, यानी वो प्राचीन समाज, वैदिक काल की बात है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात है। तो ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद से मिलता है। इसके अगर ऋग्वैदिक काल की जानकारी अगर लेना चाहें तो ऋग्वेद के पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी मिलेगी। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वैदिक काल में क्या समाज थी? तो वर्ण व्यवस्था यहां भी थी। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है कि वहां भी वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन वह वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म पर आधारित थी, जन्म पे नहीं। कर्म से लोग वर्ण में बढ़ते थे। तो यहां भी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था यहां पे थी। यहां वर्ण व्यवस्था जो थी वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। ये जो लग रहा होगा आपको कि ये भी तो एक वर्ण व्यवस्था है, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित। कर्म करेंगे उसके अनुसार आपका वर्ण तय होगा, जन्म से नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं था, कर्म से थे। यानी ब्राह्मण का बेटा यदि वह ब्राह्मण वाला काम न करे तो ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो शिक्षा प्राप्त करता था, जो शिक्षित होता था, जो विद्वान होता था, शिक्षा लेता था, शिक्षा देता था, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय उन्हें कहा जाता था जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, जो देश की सेवा करने में लगे रहते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा। वैश्य उन्हें कहा जाता था जो कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी कार्य में जुड़े हुए हैं, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और शूद्र उन्हें कहा जाता था जो तीनों की सेवा में लगा हो, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा कर रहे हो, उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्योंकि कर्म पर आधारित। तो ऐसा समझिए कि एक कोई है ब्राह्मण, उसके दो पुत्र हुए हैं बी और सी। एक जो है एक ब्राह्मण है, उसके पुत्र हैं बी और सी। ये जो बी जो है उसका पुत्र है, वो व्यापार कार्य करना उसको अच्छा लगता है, कृषि कार्य करना अच्छा लगता है, उसी में वो संलग्न हो गया, तो वो क्या बन गया, वैश्य बन गया। तो ये कृषि कार्य से जुड़ गया, व्यापार से जुड़ गया, तो उससे कहा गया कि वैश्य हो गया। और वही है, उसी का बेटा है, सी उसी का बेटा है, लेकिन वह
युद्ध में वो लड़ाकू प्रवृत्ति का निकल गया, वो रक्षा करना ज्यादा उसको लगना अच्छा लगने लगा और उसी कार्य में जुट गया, वो तो क्षत्रिय बन गया। तो एक ही बाप के बेटे दोनों थे, एक वैश्य बन गया तो एक क्षत्रिय बन गया, और बाप खुद ब्राह्मण है। एक ही परिवार में सब वर्ण थे, पापा उसके बाप कुछ और हैं, उसकी बेटे हैं, भाई है दो हैं, दोनों अलग अलग, एक वैश्य है तो एक क्षत्रिय है। तो जात पात हो सकता है, अपने में एक ही घर में एक ही बेड पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब वर्ण व्यवस्था कर्म से आधारित थी, कि कर्म पर आधारित था, तो छुआछूत नहीं था, जाति बंधन नहीं था, एक ही परिवार में सब वर्ण के रहते थे। एक ही परिवार में पता चला कि पापा उसके ब्राह्मण है, उसके बेटे दो हैं, दोनों में एक क्षत्रिय है एक वैश्य है, पता चला उसका नाती शूद्र है, सबकी सेवा करते चलता है, सबकी सेवा में लगा रहता है। तो एक ही परिवार, एक परिवार है, और उस परिवार में कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय हो गया, तो कोई वैश्य, और वही शूद्र उसमें कोई हो गया। तो परिवार एक ही, और परिवार में अपने में ही सब वर्ण बटे हुए। तो अपने परिवार में अपने ही भाई के साथ कोई भेदभाव करेगा क्या, छुआछूत करेगा? तो छुआछूत नहीं था वर्ण व्यवस्था में, यानी ऋग वैदिक काल में छुआछूत की अवधारणा नहीं थी। यह समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ छुआछूत नहीं थी। इसका मतलब जब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी तो छुआछूत जाति बंधन नहीं था। तो छुआछूत की अवधारणा, जाति बंधन नहीं था, अस्पृश्यता नहीं थी, तो सामाजिक गतिशीलता थी। कोई भी एक दूसरे से छुआछूत नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे से आराम से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई छुआछूत नहीं। तो सामाजिक गतिशीलता थी, वहां बाधित नहीं हो रही थी, सामाजिक गतिशीलता बनी हुई थी। तो सामाजिक गतिशीलता बनी थी तो वो जो वैदिककालीन समाज है वो विकसित कर रहा था। वहां महिलाओं की अगर दशा को देखें ऋग वैदिक काल में, तो महिलाओं की दशा को अगर समझे तो वहां सती प्रथा नहीं थी, विधवा प्रथा नहीं थी, वहां पर्दा प्रथा नहीं था। महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनते। आज कोई बात तो बात ही करते ही हैं, कि आज वाला बात तो बताएंगे ही, कि उन्हें जीवन साथी, महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था। महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार, तो महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था। वे चाहे तो अपना जीवन साथी का चयन खुद कर सकते हैं, परिवार से पूछने की कोई जरूरी नहीं। तो ये थी ऋग वैदिक कालीन समाज। इतनी सब देख के ही लग रहा होगा कि कितनी सब है। वर्ण व्यवस्था भी है तो कर्म पे, छुआछूत जाति बंधन नहीं है, सती प्रथा नहीं है, विधवा प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार थे, महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, वो सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी। और फिर वो वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल से समाज में वर्ण व्यवस्था जो है अब जो रूप लेने लगेगी वह जन्म से हो जाएगी। तो हम दो पार्ट जो बता रहे थे इसका, ऋग वैदिक काल में हम चल रहे थे, इसको समझ कि वेदों की ओर लौटे जो वो बोल रहे थे, तो हम एक पार्ट को समझे कि ऋग्वेद में, ऋग वैदिक काल के समाज के बारे में पता चलता है ऋग्वेद से, वहां वर्ण व्यवस्था के पता हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है इसके बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में ऐसी थी, वैदिक काल में ऐसा समाज था। अब 19वीं सदी, उसके बाद 18वें का जो काल हुआ, वह कैसे वर्ण व्यवस्था जन्मगत होने लगी और छुआछूत समाज में आ जाता है। उसके बाद वे दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में वो नारा देते हैं कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। तो पहले वो परिस्थितियां समझे, ये तो एक परिस्थितियां होगी। दूसरा परिस्थितियां अगर हम इसी में समझें, इसको ऐसा में हम करके समझने की कोशिश करते हैं, इस परिस्थितियों को हम समझ रहे। तो ये परिस्थितियां में क्या हो गई, वैदिक काल के बाद में, यानी उत्तर वैदिक काल से जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्मगत होने लगी। तो वर्ण व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गई। अब जो होगी वर्ण व्यवस्था जन्म से होगी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। मूर्ख भी होगा तो ब्राह्मण ही कहेंगे, सब कहेंगे, उन्हें ही गोड़ लगेंगे। जो बोलते हैं ना अभी भी क्या है, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, वो पढ़ रहा है मूर्ख है, सब उसको गोड़ लग रहे हैं, गोड़ लगी पंडित जी। तो अब क्या हो गया, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था जो हो गई वो जन्मगत हो गई। तो वर्ण जैसी जन्मगत होगी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, तो एक ब्राह्मणों का परिवार बन जाएगा, क्षत्रियों का परिवार बन जाएगा, तो छुआछूत भी आ जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था जैसी जन्मगत हो गई, समाज में छुआछूत छुआछूत जाति बंधन आ गई समाज में, और समाज में जैसी जाति बंधन छुआछूत आ गई, सामाजिक गतिशीलता बाधित हो गई, सामाजिक गतिशीलता बाधित। और क्या हुआ, सामाजिक गतिशीलता बाधित। अब समाज में छुआछूत तो आए ही, सती प्रथा, विधवा विवाह, ऐसी विधवा प्रथा आ जाती है, पर्दा प्रथा, इसको देखिए अगर उससे भी लिखिए, अगर हम बात को समझे तो अब समाज में क्या आएगी, सती प्रथा आ गई, सती प्रथा, छुआछूत तो आ ही गई, पर्दा प्रथा आ गई थी समाज में, आज भी है, भला ही आज कुछ कम हो रहा पर आज भी है, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसके बाद भी सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है। क्या महिलाओं को जो बता रहे कि जीवन साथी चुनने का अधिकार था, आज जीवन साथी चुनने का अधिकार है क्या? आपकी बहन अगर आपसे बोल दे कि भैया हमारा बॉयफ्रेंड है एक, तो पारा आपको गर्म हो जाएगा कि तुम्हें पटना दिल्ली भेजे पढ़ने के लिए, इसीलिए कि आज लड़कियां खुल के बोल सकती है, जो बोल रहे थे कि या महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था। देखिए महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था, महिलाएं अपने जीवन साथी चुनते थे। उसके बाद की समाज में महिलाओं की जो स्थिति हो दयनीय होते चल गई, सती प्रथा आ गई, पर्दा प्रथा आ गई, और क्या हो गई कि महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है आज भी 21वीं सदी में भी नहीं। पता चल गया यदि बाप को कि हमारी बेटी किसी से बात करती है, तो फिर उस बेटी पर क्या बीतेगा, उस लड़की पर क्या बीतेगा वही समझे। तुरंत 4 दीवारी के अंदर कैद कर लिया जाएगा और कहेगा कि अब तुम पटना दिल्ली ना पढ़ो, अगर घर से बाहर निकली, पैर बाहर निकला, तो चाहे तो हमारे घर के चौखट रहेगी या तो तेरी पांव रहेगी। तो आज महिलाओं को जो जीवन साथी चुनने का अधिकार था, कितना अच्छा समाज था। तो यहाँ पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा आ जाती है, विधवा प्रथा। इसी वजह से महिलाओं को अधिकार सीमित होने लगते हैं, जीवन चुनने का अधिकार नहीं। इसीलिए दयानंद सरस्वती इस बात को रखते हैं, इस परिस्थितियों को समझते हुए 1875 में इस बात को रखते हैं, 19वीं सदी में बात रखते हैं कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि वेदों पर अगर गौर करो तो कितना अच्छा था ऋग्वैदिक कालीन समाज, जिससे हमें पता ऋग्वेद से चलता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर हमें मुड़नी चाहिए, क्योंकि वह देखो उस वेद की ओर ताको, कितना अच्छा समाज था, कोई पर्दा प्रथा नहीं, सब कोई सती प्रथा नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सब मिल के रहते थे, महिलाओं को भी स्थिति बहुत अच्छी थी। इसलिए दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो अगर आप परिस्थितियों को समझिएगा, कोई भी कहीं भी कथन, कुछ भी बात लिखी हुई है, तो आपको लगेगा कि तथ्य है, तो उसको तो रटना है, रटना कुछ नहीं होता है। अगर परिस्थिति आप समझ जाए तो हर बात आपको आसान लगने लगेगी, उस परिस्थितियों को समझ जाइएगा तो तथ्य भी आपको एकदम कॉन्सेप्ट की तरह लगेगा। इस तरह पढ़ेंगे, सभी बात को समझेंगे तो आपको पढ़ना बहुत आसान लगेगा और मजा भी। तो बढ़िया से पढ़िए, रटिए मत, रटेंगे तो आपको नुकसान होगा। किसी भी तथ्य को भी कॉन्सेप्ट में बदलिए, क्यों ऐसा था?